प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो हमारे बैच चल रहा है, हमारा प्रैक्टिस सेट का, आज वह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। देखिए, आपको पहले से बता दूं कि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस बैच चल रहा है और वह प्रैक्टिस बैच की मात्र फीस जो है हमारी 149 रुपया भी है। फीस नहीं बढ़ाई गई। 149 रुपये में आपको थ्योरी के क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है। थ्योरी के क्लास तो यूट्यूब पर चल ही रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको लगभग 24 से 25 सेट, कितने 24 से 25 सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बैच, लगभग 24 से 25 सेट आपको मिल जा रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 24 से 25 सेट की प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर टीजीटी पीजीटी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या तो पूछे जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। हमारा एम ही है आपका सिलेक्शन दिलवाना। यदि कोई दिक्कत हो रही ज्वाइन करने पर, तो दिए गए नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उस नंबर पर या इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके, इस नंबर पर संपर्क करके आप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं या और सारी चीजें आप कर सकते हैं। कोई जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही तो बताइए। यदि कोई और प्रॉब्लम है तो भी बताइए, हम आपका निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमिकली तो भी बताइए, हम निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारा एम ही है मिनिमम अमाउंट्स में आपका सिलेक्शन दिलवाना, आपको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करा करके आपको सिलेक्शन तक ले जाकर पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य ही यही है कि नॉमिनल फीस में हम आपको उस लायक बनाएं कि आप टीजीटी के परीक्षाओं को बीट करके आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज सबसे प्रैक्टिस सेट 14 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने चल रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कारक जो संयोजकता को प्रभावित करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक जो संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करता है? नंबर 1 कह रहा है संयोजक मुख्य क्वांटम संख्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है नाभिकीय आवेश कह रहा है, तीसरा कह रहा है नाभिकीय द्रव्यमान कह रहा है, चौथा नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन हमारा प्रभावित नहीं कर रहा है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए कि ऐसा कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रभावित करता है। क्या कर रहा है? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है, उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कारक है जो संयोजकता कोष को प्रभावित नहीं करेगा? देखिए, मुख्य क्वांटम संयोजकता कोष को प्रभावित करता है, उसके बाद नाभिकीय आवेश भी प्रभावित करता है, नाभिकीय द्रव्यमान जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यह संयोजकता के कोष को प्रभावित नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नाभिकीय द्रव्यमान हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि नाभिकीय जो द्रव्यमान होता है यह नाभिकीय कोष को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समसंरचनात्मक है? देखिए, यह जानना चाहता है किसकी संरचना एक समान होती है। अगर सबसे पहले हम देखा जाए, एक एक को लेकर चेक करते हैं, सबका बताते हैं आपको। पहले Xc इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक करते हैं। यह हमारा हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। देखिए,
बॉन्ड पेयर कितना होता है 4, लोन पेयर होता है 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर होगा 6। 6 का अर्थ होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3d2 होता है। और इसकी जो संरचना होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, अर्थात जेनान यहां होगा, यप 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 यप, लोन पेयर ऊपर लोन पेयर नीचे, अर्थात स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या संरचना होगी स्क्वायर प्लेनर होगी। संरचना क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अब यहां जरा देखा जाए NiCN4 जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3 ओ सॉरी, इसका स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसकी भी संरचना स्क्वायर प्लेनर ही होती है, अर्थात Ni ऐसे होगा, Cn यहां होगा, Cn यहां होगा और Cn यहां होगा, Cn यहां होगा। इस तरीके से इसकी संरचना भी स्क्वायर प्लेनर होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया। इसकी जो संरचना होती है वह टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और जेनान एक संरचना क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, तो प्लेनर हो जाएगी। इसकी संरचना पिरामिडल के आकार की होती है और इसकी टी शेप्ड होती है। इसकी जो संरचना होती है पिरामिडल होती है। नाइट्रेट के जो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला है, यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। इनमें सबसे अधिक क्या पूछ रहा है, अम्लीय यौगिक कौन सा, इसको काट दीजिए, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। देखिए एसिडिक कैरेक्टर की यह जानना चाहता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करें तो कौन होगा एसिडिक कैरेक्टर, इसका देखिए ये भी अम्लीय होता है, ये भी वीक अम्लीय होता है, वीक एसिड होता है, ये एसिडिक होता है। इसमें ये सबसे स्ट्रांग एसिड होगा क्योंकि यह भी -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है। -I क्योंकि एसिडिटी जो होती है अम्लता वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I ग्रुप होती है, और अम्लता जो होती है -I ग्रुप होने के कारण से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लता जैसे जैसे -I ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे अम्लता भी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक एमीन बनाया जा सकता है, RCONH2 कह रहा है। अगर RCONH2 की हम बात करें, RCONH2 अगर इसे हाफमैन ब्रोमाइड NaOH Br2 देते हैं तो RNH2 बनता है, जिसे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। ये तो ऑप्शन सही है, बनाता है। RCN का जरा देखा जाए, RCN है, अगर इसका रिडक्शन किया जाए तो RCH2NH2 बनता है, अर्थात ये भी सही है।
तो हम कह सकते हैं जब दो सही हो गया तो तीसरे के चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम तुरंत डी ऑप्शन पे आ जाएंगे कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात सभी हमारे प्राथमिक एमिन बनाने के एक मेथड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। K2CrO4 का रंग किस कारण से गहरा पीला है? K2CrO4 है, देखिए फोर का रंग पीला क्यों है? अगर इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं क्रोमियम है 6 है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या लिखा जाता है 18 3d4 4s2, अरे सॉरी 3d5 4s1 के बराबर होता है क्रोमियम का। क्रोमियम जब 6 प्लस लिखा जाएगा तो कितना होगा 18 3d0 4s0, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 0 होगा। अगर n इक्वल टू 0 हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो निश्चित रूप से क्या होगा, कोई कलर नहीं देना चाहिए, अर्थात इसमें डी ट्रांजिशन संक्रमण नहीं पाया जाएगा। इसमें डी ट्रांजिशन संक्रमण क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो पाया क्या जाएगा, केवल आवेश स्थानांतरण के कारण से जो है या अपना कलर डार्क येलो कलर प्रदर्शित करेगा, किसके कारण से, चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना के कारण से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित स्पीसीज में से कौन सा हमारा एरोमेटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक? आपको एरोमेटिक स्पीसीज को बताना है कौन सा हमारा एरोमेटिक होगा। चलिए बताइए। आंसर दीजिए। देखिए आपको एरोमेटिक बताना है, ये साइक्लिक है। देखिए एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होगा। देखिए ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी 4n2 प्लस पाई से निकाल लीजिए। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 4 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1, अर्थात यह हमारा एरोमेटिक हो। यहां से देखिए ये अगर इस तरीके का ब्रेक करेगा, O माइनस ए पॉजिटिव होगा, या भी हमारा क्या होगा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, तो n बराबर 0, यह भी हमारा एरोमेटिक होगा। इसको देखा जाए, ये जब टूटेगा तो प्लस इस पर आ जाएगा, माइनस इस पर आ जाएगा, अब प्लस यहां आ जाएगा, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सभी यौगिक हमारे क्या हैं, एरोमेटिक शो कर रहे हैं। अनूप आचार्य जी, जो सही आंसर होगा, चारों कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक शो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतापी परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस का अनुत्क्रमणीय प्रसारण के लिए सही विकल्प है। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन
द करेक्ट ऑप्शन फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से बताइए। इधर देखिए, इंटरनल एनर्जी U इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर समतापी। समतापी के लिए क्या होगा? इंटरनल एनर्जी U इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, अर्थात इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर है तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू 0 होगा, अर्थात जिसमें डेल्टा U इक्वल टू 0 होगा वह सभी ऑप्शन सही होंगे, अर्थात ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अब बचा हमारे पास, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस टोटल नॉट इक्वल टू 0, यह वैल्यू हमारी पॉजिटिव के बराबर होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गणितीय व्यंजकों में कौन सा गलत है? एक आदर्श गैस के उत्क्रमणी समतापी प्रसार के लिए W मैक्सिमम बराबर होता है -2.303 NRT log V2 अपान V1। पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही कर रहा है कि समतापी प्रक्रम के लिए W जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है -2.303 NRT log V2 अपान V1 एकदम सही है। ठीक। दूसरा ऑप्शन कर रहा है एक आदर्श गैस के लिए उत्क्रमणी रोधोष्म प्रसरण के लिए P V पावर लिखा है गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यह भी ऑप्शन निश्चित रूप से सही है, तो यह भी सही हो गया ऑप्शन हमारा। अब चलिए, जूल का नियम कहता है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा V एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू 0। यही हमारा गलत कह रहा है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि डेल E ओवर डेल V एट कांस्टेंट T इक्वल टू 0 होता है। तो सही ऑप्शन यही हमारा कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, अर्थात यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है उष्मागतिकी का प्रथम नियम dq इज इक्वल टू dE प्लस dW, एकदम ये भी सही कह रहा है, तो अर्थात गलत कौन सा कह रहा है? हमारा सी ऑप्शन गलत कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अपक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा? मानक तो ऊर्जा ऊर्जा कितनी होगी? बताइए अनूप। अरे भाई देखिए, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -RT यानी कि K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे साम्य स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहलाता है? साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो जो साम्य स्थिरांक होता है, देखिए इसके लिए अगर साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकाला जाए तो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी वैल्यू सदैव 1 के बराबर होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर पी कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, तो -RTLN पी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? बी ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमारा। देखिए, जो पहला देखते हैं, गिब्स हेल्मल्टो डिक्रीज ऑफ गिब्स हेल्मल्टोज वर्क डन इक्वल टू W मैक्स। ये तो सही कह रहा है, ये तो सही है, अर्थात इसको हम लोग सही मानते हैं, ये तो सही है। चलिए, डेल्टा जी बराबर -W मैक्सिमम, ये भी सही है। अब इन्हीं दो में एक गलत है। कौन सा गलत है? देखिए चेक कर लेते हैं। ए बराबर E माइनस TS होता है, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा? DE माइनस TDS माइनस ES/dt। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कंबाइंड, फर्स्ट और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है DE प्लस PdV होता है। यहां से DE इक्वल टू TDS माइनस PdV होता है। DE की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा? TDS माइनस PdV माइनस TDS माइनस ES/dt। TDS कैंसिल आउट, तो DA बराबर माइनस PdV माइनस ES/dt। ये इक्वेशन मिल गया। अब इसको क्या करिए, इसमें देखिए एट कांस्टेंट V कर लीजिए, तो DV क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो DA इक्वल टू माइनस ES/dt, डेल A ओवर डेल T एट कांस्टेंट V इक्वल टू कांस्टेंट V इक्वल टू माइनस S। इसी में कर लें एट कांस्टेंट T कह दें, तो DA बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PdV होता है, डेल A और डेल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू माइनस P। ये दोनों TT नहीं हो सकते, ये V रहा होगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए दोनों गलत है, इसको V कर लीजिए, क्योंकि TT नहीं हो सकता। तो हम, ये माइनस में होना चाहिए, देखिए ये माइनस में आया है, इसलिए इसी को सही मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियत ताप पर जब किसी गैस को गर्म किया जाता है तो गैस के अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। गैसों के बताइए क्या आंसर होगा इसका? नियत ताप पर जब किसी गैस को गर्म,
बताइए, गैसों के अणुओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, तो गलत एकदम है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है। गैसों की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द काइनेटिक, ताप नियत है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to temperature. This is proportional 1 by 2 mu square. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन। देखिए, नियत ताप पर जब किसी गैस, ताप को नियत रखा गया है, तो गैसों के अणु में की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देखिए प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। आप हीट तो कर रहे हैं एक निश्चित तक, लेकिन वहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखें। इतना हीट कर रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, तो सही आंसर सी वाला हो जाएगा। maximum possible velocity alpha is the radio अधिकतम संवहन वेग। maximum possible velocity is the ratio of maximum possible velocity alpha and average velocity and रूट मीन स्क्वायर velocity का क्या अनुपात होगा? बताइए आंसर इसका। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये तो हमको पता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन m होता है। उसके बाद कौन है? एवरेज वेलोसिटी। गुड इवनिंग। देखिए, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगी? अधिकतम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 RT अपॉन m, ये हो जाएगी। औसत क्या हो जाएगा? 8 RT अपॉन पाई m हो जाएगा। इन्हीं तीनों में पूछ रहा है। देखिए, RT m ये सब कैंसिल हो जाएंगे। दिस वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अनुपाते अंडर रूट 8 अनुपाते पाई अनुपाते अंडर रूट 3। इसको थोड़ा ऑप्शन को चेंज कर लीजिए, इसको पाई कर लीजिए। ओ सॉरी, नहीं देखा, कोई ऑप्शन इससे मिल रहा है? इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत मिसप्रिंट कर दिया है, इसको रूट 2 कर लीजिए। देखिए, कितना कर लीजिए? रूट 2 अगर कर लें तो क्या हो जाएगा? देखिए, रूट 2 8 अपान पाई अंडर रूट 3, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबकी वैल्यू रखे थे इक्वल है, तो आप क्या करेंगे? काट देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
कॉन्जुगेट संयुग्मन अभिक्रिया देता है। कॉन्जुगेट गिव कॉन्जुगेट रिएक्शन। कौन सा इसमें कॉन्जुगेट रिएक्शन देता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन हमारे कौन से देते हैं, जिसे 1,2 या 1,4 एडिशन देते हैं, जिसे हम किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? माइकल नहीं, माइकल देखिए, ये यहां से एडिशन जब होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होता है, यहां से यहां, ऐसे यहां से यहां, इसका यहां, और CH2 का यहां, CN का यहां, इस तरीके से यह कॉन्जुगेट एडिशन देता है। तो सही ऑप्शन क्या होता है? चारों उपरोक्त सभी हमारे कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं। यह कहलाता है हमारा माइकल एडिशन। कौन सा एडिशन कहलाता है? माइकल एडिशन हमारा कॉन्जुगेट एडिशन कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हमारे कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं। अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव दिया गया है। आर्हेनियस समीकरण के द्वारा, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज के इक्वेशन के द्वारा, कि किरचॉफ इक्वेशन के द्वारा? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। बताइए जरा। अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, अभिक्रिया का वेग के और टी, किसके बीच रिलेशन जानना चाहता है? के। अभिक्रिया का वेग का तापमान का प्रभाव दिया गया है आर्हेनियस के द्वारा, क्लैसियस क्लैपेरॉन के द्वारा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज के द्वारा, कि किरचॉफ इक्वेशन के द्वारा? देखिए, जो दिया गया है यह हमारा आर्हेनियस इक्वेशन होता है, के बराबर a⁻-EA/RT होता है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है Ln P2/P1 बराबर डेल्टा H/2R T2 माइनस T1/T1 इंटू T2 होता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है डेल्टा G बराबर डेल्टा H प्लस T डेल्टा G और डेल्टा T एट कांस्टेंट P। किरचॉफ इक्वेशन होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। अभिक्रिया का वेग और तापमान किसमें दिया गया है? हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्हेनियस इक्वेशन हो जाएगा। सूरज कुमार जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूमीन प्रक्रम द्वारा फिनाल के उत्पादन में सह उत्पाद प्राप्त होता है। एसीटोन मिलता है, कि एस्टरलिहाइड मिलता है, कि एथेनॉल मिलता है, कि प्रोपेनॉल मिलता है? देखिए, आपको बताना है जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप सभी लोग। सूरज कुमार जी बताइए जल्दी से आंसर। देखा जाए तो जो क्यूमीन होता है, ये हमारा क्यूमीन होता है। ये क्यूमीन होता है। देखिए, जब इसको O2 देते हैं, ये हमारा बन जाता है COOOH CH3 और CH3।
फिर ये क्या करता है, यहां से बॉन्ड यहां जाता है, ओ सॉरी, तो हमारा बच जाता है ओ ओ एच। यहां से देखिए ए बॉन्ड यहां जाएगा तो ए यहां जाता है और ओ एच आकर इससे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, फिनाल बन जाता है और सी एच थ्री, सीओ सी एच थ्री बन जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट्स एसीटोन का निर्माण करता है। तो सही आंसर हो जाएगा 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टेफनान निम्नलिखित में एकलक का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, विनाइल क्लोराइड का है, क्लोरोप्रीन का है, एस्टिल डाइक्लोराइड का है, एसिटिलीन डाइक्लोराइड का। बताइए जल्दी से। एच के बी जी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, CF2 ये जो पॉलीमर बनता है, इसी को कहा जाता है, टेफ्लॉन नाम दिया गया है, टेफ्लॉन है। इसका उपयोग हम लोग हैंडल बनाने में करते हैं, कुकर के प्रेशर के हैंडल बनाने में किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, टेफ्लॉन होगा। 1,2 एथेन डाइयाल के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप सर्वाधिक अस्थायी होता है, पार्सली बाउंड, फुल्ली बाउंड, गाउच है, GAUCHE, गाउच। जल्दी से बताइए। 1,2 डाई एथेनॉल है, CH2CH2OH। 17 का बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन कर रहे हैं, गाउच। एकदम सही ऑप्शन कर रहे हैं कि सी गाउच होता है। इसको जरा देखिए, इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। ए ओ एच होता है, ए एच होता है, यहां पर ओ एच, यहां पर एच, यहां पर एच। ये जो कार्बन है, दिस इज योर फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन होता है। इसके जस्ट नीचे यहीं पर होता है हमारा बियर कार्बन, या बियर कार्बन है या बैक कार्बन कह सकते हैं, बैक कार्बन। ये जो क्या करता है, इनके दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से ये सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। तो सही आंसर क्या होगा, 17 का सी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज निम्नलिखित में किससे अभिक्रिया नहीं करता, ये यानी ब्रोमीन वाटर है, फिनेल हाइड्राजीन है, एस्टिक एनहाइड्राइड है। जल्दी से बताइए।
कह रहा है ग्लूकोज निम्नलिखित में किसके साथ अपक्रिया नहीं करता। देखिए, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ अपक्रिया करके ग्लूकोनिक एसिड बताता है। फेनिल हाइड्राजोन के साथ अपक्रिया करके ओसाजोन बनाता है। एस्टिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया पेंटा एसिटिल ग्लूकोज देता है। पेंटा एसिटिल ग्लूकोज देता है। तो एक्चुअल में सोडियम बाइसल्फाइड से अपक्रिया नहीं करता। यही रिएक्शन यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में CHO समूह नहीं होता। सोडियम बाइसल्फाइड से अपक्रिया न करने के कारण से यह सिद्ध कर दिया कि ग्लूकोज में CHO समूह होता नहीं। इसी कारण से हमें ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 18 का ए ऑप्शन सही होगा। जलीय विलयन में अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के द्रुत अंतर परिवर्तन को कहते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में जो परिवर्तन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? पहला रेसिमाइजेशन, पोलराइजेशन इन्वर्जन, एपीमराइजेशन, रेसिप्रोकल रोटेशन, परवर्ती घूर्णन। उन्नीस का बी करें, यह हमारा कहलाता है रेसिप्रोकल रोटेशन, अर्थात अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कन्वर्ट कहां होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर में। ओपन चेन कंपाउंड हमारा किसमें कन्वर्ट होता है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पोलराइजेशन इन्वर्जन होता नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बीटा डी ग्लूकोज में। तो सही। और इधर जानिए कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है 64% हमारा अल्फा पाया जाता है, लगभग 36% हमारा पाया जाता है अल्फा। और शेष हमारा कौन पाया जाएगा? 36 और 64 कितना हो गया? 100% ये रेशियो में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन सही होगा। एपीमराइजेशन नहीं होता अनूप जी। एपीमर जो होता है, ग्लूकोज और माइनोज एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं, केवल एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। नेक्स्ट, वान हाफ समीकरण सम आयतनिक समीकरण का रूप है। वान हाफ इक्वेशन और रिएक्शन आइसोकोरिक इक्वेशन है। पहला कह रहा है log Kp2 अपॉन Kp1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 T1 T2 डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच डेल्टा जी बराबर माइनस RT/ln के उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
19 का भी कह रहे हैं। देखिए 1/2 समीकरण जो होता है, सूरज गलत कह रहे हैं सूरज जी, 1/2 एक समीकरण यही होता है, log kp2 अपान kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपान 2.303 T1 माइनस T2 अपान T1 इंटू T2। एक्चुअल देखिए होता क्या है, यहां पर R भी होना चाहिए, dln kp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपान RT स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो नोन एज 1/2 इक्वेशन। इसी को यदि हम इंटीग्रेट कर दें, इसी इक्वेशन को क्या करें, dln kp इक्वल टू डेल्टा एच अपान आर इंटू डी टी अपान टी स्क्वायर को अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, लिमिट लगा दें t1 से t2 और kp1 से kp2, तो क्या हो जाएगा, ln kp2 अपान kp1, ये हो जाएगा डेल्टा एच अपान आर T2 1 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, यही कहलाता है 1/2 इक्वेशन कहलाता है। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संबंधों में कौन सा गलत है, आपको बताना है। जो संबंध दिए गए हैं इनमें कौन सा गलत है। देखिए अब यहां पर आप देखते मान आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिए कि कौन सा गलत होगा। यहां से जरा देखिए, जी है, जो भी रिलेशन मैक्सवेल होते हैं वह एस पी वी टी होंगे और साथ में ई ए जी एच होगा। ठीक, कितने होंगे, एस पी वी टी ई ए जी, चार में ये कोई हो सकते हैं और साथ में इनमें कोई एक। डेल जी है, ए ठीक है, डेल जी है, ए भी ठीक है, डेल ए है, पी है, ए भी ठीक। यहां देखिए ए और एच दोनों साथ में दिए गए हैं, अर्थात यह इक्वेशन हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सदैव इस चीज को ध्यान रखें। एक ही जो ये चार हैं, इस चार में से ये तो चार में हो सकते हैं, लेकिन इन चार में से एक ही होगा हमारा। ये चारों हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें चार में से केवल एक ही होगा। यहां पर देखिए ए भी दिया गया है, एस भी दिया, अर्थात यही इक्वेशन हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है ClF3, कौन कह रहा है, ClF3। और जो ClF3 होता है, देखा जाए इसका आकृति कैसे होती है, टी आकार की होती है, ऐसे होती है। देखिए ये बांड लेंथ आर डिफरेंट, दोनों बांड लेंथ डिफरेंट होती है। IPF5 है, IF7 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP3D3। ये क्या होगा, पंचकोणी, कोई लोन पेयर नहीं तो पंचकोणी द्विपिरामिडल होगा, बाइपिरामिडल होगा। अब बचा हमारे पास कौन सा, ICL, ये हमारा रेखी होगा, तो ये हमारा वर्ग पिरामिड होगा। IF7 लोन पेयर के कारण से स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 2, अर्थात दोनों ये ऑप्शन तो खत्म हो गए। बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने बी ऑप्शन को चयन किया है, तो वह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आयोडीन मान तेल की असंतृप्तता, पोलस के मान तेल का रंग, अम्ल मान तेल में मुक्त कार्बोक्सिल मूलक, एस्टिल मान तेल में मुक्त हाइड्रॉक्सिल मूलक। कह रहा है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। नहीं शब्द जानना चाहता है, इनमें कौन सा नहीं है। बताइए जरा इसको आंसर। बी ऑप्शन कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। जो आयोडीन होता है वह तेल की संतृप्तता को बताता है, ये तो एकदम सही। पुलिस के मान जो होता है यह तेल के रंग को नहीं बताता बल्कि अघुलनशील, ये क्या बताता है? पुलिस के मान अघुलनशील, वाष्पशील, बसी अम्लों के, बसी अम्लों के क्योंकि मात्रा बताता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी है ऑप्शन सही। गलत कह रहा है, तेल का रंग नहीं बताता है। ठीक, ये तेल का रंग बताता ही नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी ऑप्शन सही। अम्ल मान जो होता है तेल में मुक्त कार्बोक्सी अम्ल मूलक बताता है, एस्टिल मान जो होता है तेल में मुक्त हाइड्रोक्सी मूलक बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जुपिटर आयन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जुपिटर आयन? अनूप कह रहे हैं कि 22 का बी जो होता है वह जुपिटर आयन है। और लोग बताइए, दीजिए आंसर। देखिए जुपिटर आयन कौन शो कर सकते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होते हैं यही हमारे जुपिटर आयन शो करते हैं। कौन शो करते हैं? एमिनो एसिड शो करते हैं। एमिनो एसिड कौन से हैं? हमारे बी ऑप्शन एमिनो एसिड दिए गए हैं, तो यही हमारा जुपिटर आयन शो करेगा। जुपिटर का अर्थ होता है डाइपोलर आयन, इसी को डाइपोलर आयन भी कहा जाता है। और डाइपोलर जब आयन होते हैं तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। क्लियर? ये हो गया हमारा जुपिटर आयन। निम्नलिखित कार ऑक्सी एनायनों की स्थिरता का घटता हुआ सही क्रम क्या है? बताइए जल्दी से। चौबीस का अनूप कर रहे हैं, 24 का ए सही होगा, एकदम सही होगा। यह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ओ सॉरी, इसके कॉन्जुगेट एसिड की बात किया जाए तो HClO4 is more acidic than HClO3 is more acidic than HClO2 is more acidic than HClO। तो सबसे ज्यादा यही स्टेबल होगा क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 24 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर इस प्रकार किया जा सकता है: हेलिंग मिलियन के द्वारा, विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा, हाफमैन टेस्ट के द्वारा, बेलेस्टाइन टेस्ट के द्वारा। बताइए जल्दी से। जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। हेलिंग मिलियन, देखिए ठीक है, ज्यादातर लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 25 का बी ही ऑप्शन सही होगा। हेलिंग मिलियन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन में होता है। किसके लिए किया जाता है? एल्डिहाइड और कीटोन। विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के लिए। हाफमैन टेस्ट जो किया जाता है यह प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी एमिन के परीक्षण। बेलेस्टाइन टेस्ट का याद नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्टर मेयर टेस्ट, जिसे दूसरा नाम रेड ब्लू टेस्ट भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड ब्लू टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपक्रिया दर के संगत सिद्धांत के अनुसार जिस तापमान अपक्रिया हो रही है उसके बढ़ने से अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, जो निम्न प्रकार है: अपक्रिया के अणुओं का वेग अधिक होना, संगठक की संख्या अधिक होना, ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन, अणुओं की संकीर्ण ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा का अधिक होना, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जरा इसका आंसर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन का। देखिए, collision theory reaction rate increase the temperature where reaction taking place increase the rate of reaction which is the। देखिए, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अणुओं की जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, अर्थात जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी का अधिक होना हो जाएगा। तो सही है, संगठन का संख्या अधिक उसका नहीं, जिस तापमान फिक्स है तो अभिक्रिया के अणुओं की संख्या तो उनका जो है संगठन अधिक नहीं होगा, उतना ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं सक्रिय है, नॉट एक्टिव। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा अणु अवरक्त सक्रिय है, अर्थात आईआर सक्रिय है। जल्दी से बताइए। H2O, NH3, C2, C2H5OH और CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताइए जल्दी से। सत्ताईस का सी कह रहे हैं HKB। देखिए, आईआर सक्रिय होने के लिए, आईआर सक्रिय होने के लिए क्या होगा? डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। आईआर असक्रिय होने के लिए म्यू इक्वल टू 0 होना। ठीक,
इसका वाटर का डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, अमोनिया का भी डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू नॉट जीरो, एथेनॉल का भी मॉलिक्यूल नॉट इक्वल टू जीरो, और एथिलीन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, सक्रिय नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वह एक्टिव नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ए सर्टेन गैस एट 300 केल्विन and 1 atmospheric pressure, delta H or delta P at constant T equal to minus 10 kilocalorie per mole and Cp is equal to 10 calorie per mole degree, the value of Joule Thomson coefficient will be। आपको बताना है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। सुनील तिवारी जी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज, द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इंक्रीजेज, सही कह रहे हैं। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। नहीं याद आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी बराबर 1 अपान सी पी डेल एच और डेल पी एट कांस्टेंट टी होता है। माइनस 1 अपान सी पी की वैल्यू कितना है, 1/10 माइनस इंटू डेल एच और डेल पी की वैल्यू कितना है, -10। तो -10 क्या हो जाएगा कट करके, दिस वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब कौन सी यूनिट भी, देखिए बड़ी समस्या, इसमें यूनिट की भी चर्चा कर लिया, यूनिट कितनी होगी, तो यूनिट भी हमको चेक करना है। तो जरा देखा जाए, म्यू जेटी वैल्यू तो निकल गई, म्यू जेटी की 1 अपान सीपी की वैल्यू क्या है, 1 अपान कैलोरी पर मोल है, इंटू डेल एच और डेल टी कैलोरी पर मोल है, डिग्री है, ठीक। तो कैलोरी कैलोरी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डिग्री पर एटम हो जाएगा, डिग्री पर एटम, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 कह रहा है, निम्नलिखित आयनों में किसमें सबसे अधिक अनचुंबकत्व होगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक अनचुंबकत्व होगा। देखिए अनचुंबकत्व पहले क्रोमियम में, देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3, मैग्नीज का +5, इसका कितना होगा +2, इसका हो जाएगा +2। क्रोमियम का 2 इलेक्ट्रॉन घट जाए, 3 इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो 3d3 हो जाएगा। देखिए क्रोमियम 3+ का 18 3d3 हो जाएगा, Fe का 2+ का 18 3d6 हो जाएगा, मैग्नीज का
18 3d5 हो जाएगा। कॉपर का 18 3d8 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें निकलेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां देखिए, अगर इसका डी का बनाया जाए तो 1 2 3 4 5, n बराबर 5 आ जाएगा। अगर इसका 8 बनाया जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, n बराबर 2। अगर इसका बनाया जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 4 आ जाएगा। इसका निकाला जाए तो n बराबर 3। सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? बी ऑप्शन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा टेट्राहेड्रल के बीच का सही संबंध है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बराबर 4/9 डेल्टा टेट्राहेड्रल। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। जब भी रिलेशन पूछे तो ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मान नहीं होता। ठीक। दीपक पटेल कह रहे हैं, एक मिनट। और लोग बताइए आंसर। रिलेशन बिटवीन octahedral and tetrahedral crystal field splitting energy। कितना होता है? रिलेशन बिटवीन टेट्रा octahedral एंड टेट्रा, बताइए जरा तो।
कौन सा होता है? रिलेशन बिटवीन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी और टेट्राहेड्रल एनर्जी की। डेल्टा, देखिए टेट्रा बराबर 49 ये होता है, इसको प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, बी ही ऑप्शन सही होगा, प्लस कर लीजिए क्योंकि माइनस में होता नहीं है। रोहित यादव बहुत देर कर दिया भाई आपने। चलिए आज का प्रैक्टिस बैच यही खत्म होता है। कल पुनः मुलाकात करेंगे आप लोगों के नए प्रश्नों के साथ। जो लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर या हमारे नंबर 8601781225 पर कॉल करके या व्हाट्सएप से मैसेज करके जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। L1 क्लासेस प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मात्र 149 रुपए का बेनिफिट उठा लें आप। तो रोहित यादव जी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन और आप कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। साथ में आप लोग को जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनके प्रैक्टिस सेट भी आपको बहुत जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे उस पर क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन पर। जो जैसे हमने पढ़ा दिया, एल्कोहल पढ़ा दिया, फिनाल पढ़ा दिया, ईथर इपॉक्साइड पढ़ा है, नेमिंग रिएक्शन पढ़ाई, इन सारे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, अर्थात हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको हम एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे। बस 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी स्तर में एल्डिहाइड कीटोन से जहां तक पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हम एप्लीकेशन पर अपलोड करवा दे रहे हैं। लगभग बन गया पेपर, अब अपलोड करवाना है। जो लोग जुड़ना चाहते हो मात्र 149 रुपए में आप लोग जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग इतनी मिनिमम फीस में बढ़िया से अपनी तैयारी को मेंटेन किए रहिए, बढ़िया पढ़िए, सिलेक्शन लेकर जाइए। ये हमारा शुभकामनाएं रहेंगी आपको साथ कि आप इतना मेहनत करिए कि आप सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया आपको चांस मिला है इस बार एग्जाम देने का। ठीक है, चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म होती है, कल पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड गुड नाइट सभी लोगों को। कल पुनः मुलाकात होगी।